नमस्कार, हमारे सभी न्यूज मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है सत्ता में। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां, सभी एक साथ। देश में मानसून का मौसम है। आज संसद में मानसून के सत्र के चौथे दिन हंगामा, प्रदर्शन, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप खूब जमकर देखने को मिला है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी संसद में बोल रहे थे। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अचानक खड़े हो गए। इस दौरान करोड़ों की जायदाद वाली बहस हुई। सत्ता में आज इस पर हमने वीडियो कुंजी तैयार की है। हालांकि इस वीडियो के कई हिस्से एक्सपंज हो गए हैं, इसीलिए इस कुंजी में आपको कई बार बीप सुनाई देगा। बहस और विवाद का सिलसिला राज्यसभा में भी रहा। आज आपको बताएंगे कि वहां पर किसने यह कहा कि भारत में टैक्स सिस्टम इंग्लैंड जैसा है और सरकार की सर्विस सोमालिया जैसी है। सत्ता में आज जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करेंगे, जिसका आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के साथ विशेष रिश्ता है। यह बात कोई और नहीं बल्कि जर्मनी की सरकार और वहां की पुलिस कह रही है। 6 दशक पुरानी नीली मस्जिद पर जर्मनी में कानूनी ताला क्यों लगा, आपको बताएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम की एक सोसाइटी में 5 वर्ष का बच्चा स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। यह खबर गुरुग्राम की जरूर है, लेकिन देश के हर माता पिता के लिए परेशान करने वाली है। आपको बताएंगे कैसे 10 मिनट तक बच्चे का शव तैरता रहा और लाइफ गार्ड को भनक तक नहीं लगी। आज राष्ट्रपति भवन में कई नामों में बदलाव किए गए हैं। अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है, जबकि दरबार हॉल का नाम जो है वो नया नाम होगा गणतंत्र मंडप। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह शाहजहां का कॉन्सेप्ट है। आज नीट यूजी का फाइनल संशोधित रिजल्ट जारी किया गया। धांधली के आरोप वाले बच्चों का नाम रिवाइज लिस्ट में नहीं है। अब इसी परिणाम के आधार पर छात्रों की काउंसलिंग होगी। देश के 16 राज्यों में बारिश की विनाश लीला देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में हालात और ज्यादा बदतर हैं। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ। सत्ता की शुरुआत करते हैं जर्मनी की उस मस्जिद से जिसका रिश्ता हिजबुल्लाह से है। सत्ता में आज खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मस्जिद की जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग की नीली मस्जिद को लेकर आज ग्लोबल चर्चा हो रही है। यह चर्चा नीली मस्जिद से हो रहे प्रोपेगेंडा वाली है। यह चर्चा धार्मिक कट्टरपंथ वाली है। यह चर्चा नीली मस्जिद पर प्रतिबंध लगने के बाद उबल रहे ईरान की भी है। सवाल यह है कि जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद पर आखिर क्यों लग गया सरकारी ताला? जर्मनी की नीली मस्जिद से हिजबुल्लाह का रिश्ता क्या कहलाता है? जर्मनी की मस्जिद से हिजबुल्लाह के इशारे पर कैसे हो रहा है दुष्प्रचार? क्या इस मस्जिद का सिस्टम हिजबुल्लाह के प्रवक्ता की तरह हो गया था और वहां से एजेंडा चलाया जा रहा था? नीली मस्जिद से जैसे ही हिजबुल्लाह के तार जुड़े तो कैसे जर्मनी की सरकार एक्शन में आ गई और कैसे ईरान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया? यह जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हैम्बर्ग मस्जिद है। यह नीली मस्जिद के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित है। जर्मनी की 6 दशक पुरानी इस मस्जिद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जर्मनी की पुलिस की जांच के बाद इसे बैन किया गया है।
सवाल है कि आखिर जर्मनी की सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? आखिर इस मस्जिद में हिजबुल्लाह के लिए ऐसा क्या हो रहा था? इस मस्जिद से ऐसा कौन सा पैगाम दुनिया को दिया जा रहा था कि यहां की सरकार को इसे बैन करने का फैसला लेना पड़ा? यह कार्रवाई अभी जरूर हुई है, लेकिन यह मस्जिद सवालों के चक्रव्यूह में कई वर्षों से थी और अब जब पानी सिर से ऊपर हो गया है तो इसे बैन करने का फैसला लिया गया है। जर्मनी की पुलिस का आरोप है कि इस मस्जिद को शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। ईरान की सरकार के साथ इस मस्जिद का गहरा संबंध है। यह मस्जिद जर्मनी की ओर से घोषित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती है। जर्मनी के 3 शहरों बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में 3 बड़ी मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने हैम्बर्ग समेत 3 मस्जिदों पर इस्लामी उग्रवाद से जुड़े होने का आरोप लगाया। इन पर ईरानी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। जर्मनी की एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग IZH का ईरान की कई मस्जिदों और संगठनों पर काफी गहरा प्रभाव है और इस पर कई वर्षों से खुफिया एजेंसियों की नजर थी। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जर्मनी में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। हिजबुल्लाह नाम वैसे आप पिछले कई समय से सुन रहे होंगे। इजराइल के साथ तनावपूर्ण संबंधों और बारूदी हमलों को लेकर हिजबुल्लाह पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग पर है। इसी बीच जर्मनी की सरकार के इस फैसले ने हर किसी को चकित कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में पुलिस ने इस्लामी आतंक से जुड़े होने के शक में 54 जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें मस्जिद के अलावा लोगों के घरों में भी छापे मारे गए थे, जिसके बाद कुछ सबूतों के आधार पर यह एक्शन लिया गया। जर्मनी में पुलिस की इस कार्रवाई को इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। जर्मनी में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, जिससे ईरान भड़क चुका है। जर्मनी में कट्टरपंथ वाले इस जहर को खत्म करने की कवायद पिछले कई सालों से चल रही थी। आपको पिछले 4 सालों में 2 बड़े फैसलों से बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी कैसे जीरो टॉलरेंस मोड में है। साल 2020 में जर्मनी की सरकार ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाया था। अब जर्मनी ने ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रवचन देने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, उनके लिए दुआएं करने वाले हैम्बर्ग मस्जिद पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि जर्मनी के इस फैसले से ईरान परेशान है, नाराज है, गुस्से में है, क्रोध में है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में जर्मन राजदूत से इस कार्रवाई पर शिकायत की है। उन्होंने जर्मनी की जो पुलिस है उसके एक्शन को इस्लामोफोबिया बताया है, साथ में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है और यह भी कहा है कि इससे धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो यह है कि जब नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, उसके कुछ घंटे के बाद जर्मनी का यह एक्शन हुआ, या कुछ घंटे के अंतराल के अंदर यह एक्शन हुआ। यानी सोचिए, जर्मनी और इजराइल का एक जमाने में क्या रिश्ता था और आज क्या है। चीजें बदल रही हैं। हालांकि जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेजर ने साफ साफ कहा है कि यह एक्शन किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते हैं और चरमपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं। जर्मनी की नीली मस्जिद को 12 साल की मेहनत के बाद साल 1965 में बनाया गया था। बताया जा रहा है कि ईरानी मूल के कुछ शिया लोगों ने साल 1953 में जर्मनी में अपना धार्मिक सेंटर खोलने का मन बनाया। उस समय के ईरानी शिया लीडर आयतुल्लाह सैयद हुसैन बोरजेडी को मदद के लिए एक पत्र भी भेजा गया था। आयतुल्लाह ने सेंटर बनाने पर सहमति जताई और सेंटर को 1 लाख रियाल दान के रूप में दिया। इसका काम साल 1960 में शुरू हुआ। 1965 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हुई। साल 1971 की क्रांति में भी इस सेंटर ने पश्चिम में रहने वाले ईरानी युवाओं को तत्कालीन सरकार के खिलाफ एकजुट किया था। आरोप है कि बदलते वक्त के साथ IZH यानी इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन बन गया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के मुताबिक IZH ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर जर्मनी में काम करता है और ईरान की इस्लामिक क्रांति की विचारधारा को एक आक्रामक और हिंसक तरीके से फैला रहा है।
और वो जर्मनी में भी ऐसी ही एक क्रांति लाना चाहता है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। यहां पर आपको जर्मनी की जनसंख्या से जुड़ी एक और जानकारी दे देते हैं। आज की तारीख में जर्मनी में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। यहां की आबादी में लगभग 3 से 5% तक मुस्लिम है। ज्यादातर ऐसे मुस्लिम हैं जिनका विदेशी बैकग्राउंड है। यहां जर्मनी में मस्जिदों की कुल संख्या 2350 से 2750 के बीच बताई जा रही है। सत्ता में आपको यह पूरी घटना के बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। लेकिन सत्ता में कल हमने आपको सरकारी सिस्टम की लापरवाही दिखाई थी, बताया था कैसे सरकारी सिस्टम ने आईएएस बनने का सपना देखने वाले 26 वर्ष के नीलेश राय की हत्या कर दी। आज सत्ता में हम आपके लिए लापरवाही का एक और एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें इस बार सिस्टम सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट है। यह लापरवाही प्राइवेट सिस्टम की है, बिल्डर और बिल्डर द्वारा बनाई गई व्यवस्था की है, जिसके कारण 5 वर्ष के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। यह घटना दिल्ली के पास गुरुग्राम की है। गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बीपीटीपी पार्क सीरीन नाम की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में बुधवार शाम करीब 6 बजे 5 वर्ष का मेवांश अपनी दादी के साथ स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया था। यहां बच्चों के लिए बनाए गए पूल में वो तैर रहा था। इसी दौरान मेवांश की दादी पोते के लिए कुछ सामान लेने अपने फ्लैट में गई और बच्चे को स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में छोड़ दिया। इसी दौरान मेवांश करीब 4 फीट पानी की गहराई तक पहुंच गया और जहां वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन ना तो सिक्योरिटी गार्ड ने और ना ही लाइफ गार्ड्स ने पूल की तरफ देखा। कुछ मिनटों तक जब मेवांश उल्टा तैरता हुआ दिखा, तब वहां पर जो बच्चे थे उनको शक हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी लाइफ गार्ड को दी, जिसके बाद लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल में पहुंचा और उसने मेवांश को निकाला। तब तक बच्चे की सांसें रुक चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मेवांश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस एजेंसी के गार्ड की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। 6:30-7 बजे की घटना है। हमने पुलिस को इमीडिएटली इंटीमेट कर दिया था। अभी 11:30 हो गए। पुलिस का ये कहना है कि वो एफआईआर कर देंगे। एक पुलिस कंप्लेंट दी गई है। मेंटेनेंस एजेंसी है, जो बिल्डर है, उनको प्रॉपर उन्हीं को ही जिम्मेदार मानते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर लाइफ गार्ड होते या मेंटेनेंस एजेंसी एकदम एक्टिव होती तो आज ये बच्चा हमारे बीच होता। बीपीटीपी सोसाइटी में एक 5 साल का बच्चा यहाँ क्लब हाउस में बने हुए एक स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हुई है। उसी के संबंध में ये सारी बीपीटीपी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और इसमें उन्होंने एक शिकायत दी हमें। इस पर जो मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसकी जिम्मेदारी तो टोटल बीपीटीपी के सिर पे है, क्योंकि ये क्लब बीपीटीपी रन कर रहा है। और हमने कई बार उनको मीटिंग में भी बोला है, ईमेल लिख के भी बोला है कि इसमें रनिंग में जो सेफ्टी है वो नहीं है। हमने आज पुलिस को यही रिक्वेस्ट किया है कि जब तक ये टोटली सेफ नहीं हो जाता, जो हमारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं करते, इस क्लब को और स्विमिंग पूल को बंद रखा जाए। तो ये इंसिडेंट्स हो उसकी तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, जो अकाउंटेबल है। इन एडिशन फ्यूचर में ना हो, क्योंकि अभी यही कहानी नहीं है। लिफ्टों में कई बार बुजुर्ग फंस चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आज ये इंसिडेंट्स हुआ, कल वो इंसिडेंट्स भी हो सकता है। आप सोचिए कि किसी स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड को क्यों नियुक्त किया जाता है। इसलिए ना कि वो पानी में उतरने वाले बच्चों की देखभाल करे, बच्चे गहरे पानी में ना जा पाएं, इसका ध्यान रखें। पानी में बच्चे को कोई समस्या हो तो उसका ध्यान रखें। बच्चा अगर डूबने लगे तो उसे बचाएं। लेकिन गुरुग्राम में जहां यह हादसा हुआ, उस स्विमिंग पूल के गार्ड ने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 5 वर्ष के मेवांश की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। अब यह हादसा हो गया है, इसीलिए आज इस गार्ड की लापरवाही पर बात हो रही है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि उस लाइफ गार्ड के आचरण में ही लापरवाही रही हो सकता है पहले भी शिकायतें हुई हों, लेकिन जब तक ऐसा हादसा नहीं हुआ तब तक किसी का ध्यान उसकी लापरवाही पर नहीं गया। मेवांश की मौत में मेंटेनेंस कंपनी की लापरवाही का राउंड 2 समझिए। इस सोसाइटी में 3 स्विमिंग पूल हैं। पहला 1.5 फीट का, दूसरा 3 फीट का और तीसरा 4 फीट का।
इनमें से बच्चों को केवल 1.5 फीट वाले स्विमिंग पूल में जाने की इजाजत है, लेकिन बच्चा 1.5 फीट वाले पूल से 4 फीट वाले पूल में पहुंच गया और किसी ने देखा नहीं। पूल में उम्र और लंबाई के हिसाब से एंट्री तय होती है। इस सोसाइटी में ये नियम ना टूटे, इसके लिए सोसाइटी में 5 लाइफ गार्ड, पूल संचालक, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और क्लब मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये सब अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल रहे हैं। अब सवाल यही है कि स्विमिंग पूल की जिम्मेदारी इतने लोगों की होती है, तो जब बच्चा 1.5 फीट के एरिया से 4 फीट में घुसा तो लाइफ गार्ड कहां था? क्या 1.5 फीट और 4 फीट की गहराई वाले एरिया में किसी तरह का बैरियर नहीं था? अगर बैरियर नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर था तो मीवांश उसे भी पार कर गया और किसी को कैसे पता नहीं लगा? एक नहीं, स्विमिंग पूल के आसपास लाइफ गार्ड और सुरक्षा गार्ड थे, कई लोग थे, किसी की भी नजर क्यों नहीं पड़ी? वो सब क्या कर रहे थे? ऐसी खबरें भी हैं कि ये लोग अपने फोन पर लगे हुए थे। जब पूल एरिया में सीसीटीवी लगा था तो क्या इसकी मॉनिटरिंग करने वाले ने भी कुछ नहीं देखा? आखिर 10 मिनट तक बच्चे का शव तैरता रहा और किसी को नजर नहीं पड़ी। यह शुरुआती जानकारी में घोर लापरवाही का मामला लग रहा है। इसके कारण एक 5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई और इस बार इसका दोषी बिल्डर द्वारा बनाया गया सिस्टम है जिसमें लापरवाह लोग हैं। इस खबर को हमने प्राथमिकता इसलिए दी है क्योंकि देश के लाखों ऐसे परिवारों से जुड़ा मामला है जो स्विमिंग पूल वाली सोसाइटी में रहते हैं और उनके बच्चे स्विमिंग करते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की, जहां वेट लिफ्टिंग, घुड़सवारी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी समेत तमाम तरह की प्रतियोगिताएं कल से फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू होने वाली हैं। किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक होता है। आप दुनिया में कोई भी पदक क्यों ना जीत लें, लेकिन अगर ओलंपिक का मेडल आपके पास है तब आपको सर्वोच्च माना जाता है। लेकिन उसी ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं जो कि दुनिया भर के युद्ध के साए में हो रही है। फ्रांस को ओलंपिक शुरू होने से पहले आज ही 5 मेडल मिल गए। ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट करता हूं यह खबर। फ्रांस को ओलंपिक शुरू होने से पहले आज ही 5 मेडल मिल गए हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा और यकीन मानिए फ्रांस के इन 5 गोल्ड मेडल के बारे में जानकर आपको हैरानी भी होगी और व्यंग से भरी हुई हंसी भी आएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो देश कल से खेलों के महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है वहां आखिर हो क्या रहा है। आप देखिए फ्रांस ने कैसे प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। उसके बाद हर मेडल से जुड़े वीडियो सबूत भी आपको दिखाएंगे। पहला है, ध्यान से देखिए, पहला है असुरक्षा का गोल्ड मेडल। असुरक्षा का गोल्ड मेडल पहला। जो भी लोग फ्रांस गए वो कितने सुरक्षित हैं इसके वीडियो आपको दिखाएंगे। दूसरा है अराजकता का गोल्ड मेडल। इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल फ्रांस की पुलिस को विशेष तौर पर मिलना चाहिए। तीसरा है बद इंतजामी का गोल्ड मेडल। इसकी भी अपनी कहानी है और चाहे तो राष्ट्रपति साहब इसके लिए आगे आ सकते हैं। चौथा है हंगामा और नारेबाजी करने का गोल्ड मेडल। पांचवा है दिखावे का गोल्ड मेडल। यह ऑलरेडी किसी बड़े मिनिस्टर को वहां पर मिल गया है। फ्रांस के खेल मंत्री खुद इसमें हिस्सा ले चुके हैं और ये मेडल पहन चुके हैं। पेरिस के मेयर भी इसमें इसमें कैसे मुख्य प्रतियोगी बने हैं यह भी हम आपको दिखाएंगे। कहानी कुछ यूं है कि पेरिस ओलंपिक में मुकाबला शुरू होने से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। हालांकि इसका प्रीकर्सर बहुत पहले से था, मतलब शुरुआत इसकी पटकथा जो थी पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। साख का सवाल था ना। फ्रांस की व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसी व्यवस्था में फ्रांस कैसे ओलंपिक का सफल और सुरक्षित आयोजन कर पाएगा। आखिर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही फ्रांस को गोल्ड मेडल क्यों दिया जा रहा है, इसे आप 5 वीडियो से समझिए। पहला वीडियो देखिएगा, यह वो वीडियो है जिसके आधार पर फ्रांस को असुरक्षा का गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। सोचिए ऑस्ट्रेलिया की टीम। दूसरा वीडियो है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ओलंपिक में भाग लेने आई। इससे पहले कि खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाते, उनका सामान लुटेरे लूट कर चले गए। गाड़ी भी तोड़ दी, शीशा भी तोड़ दिया, सामान भी कहीं फेंक दिया। ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिंग टीम के साथ लूटपाट हुई। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्जेंटीना की टीम जब मैच की प्रैक्टिस करने मैदान में पहुंची तो उनके लॉकर रूम में घुसकर चोरी की गई। चोर खिलाड़ियों की घड़ियां और ज्वेलरी लेकर चले गए। फ्रांस से आया दूसरा वीडियो देखते हैं। इसी के आधार पर फ्रांस को एडवांस में अराजकता का गोल्ड मेडल दिया गया। स्टेडियम के बाहर धक्का मुक्की हो रही है।
न कोई कानून है, न पुलिस है, न किसी का डर है। इजराइल के समर्थकों में धक्का मुक्की हुई और पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। ऐसा लग रहा है कि ये ओलंपिक नहीं बल्कि गली ओलंपिक टाइप के किसी टूर्नामेंट के आयोजन में जुटे हैं लोग। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वही फ्रांस के लोग हैं जो कोपा अमेरिका में बद इंतजामी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। कोपा अमेरिका कप जो कि अभी अर्जेंटीना जीत। फ्रांस को मिलने वाला तीसरा मेडल बद इंतजामी का है। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 206 देशों से आए 10,500 एथलीट हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के दौरान कुल 329 इवेंट्स होंगे जिन्हें देखने के लिए यहां दुनिया भर से खेल प्रेमी जुटेंगे। लेकिन पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले वहां से जिस तरह बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए अर्जेंटीना और मोरक्को के बीच मैच के दौरान मोरक्को फैंस ने जमकर उत्पात मचाया। अर्जेंटीना के एक विवादित गोल की वजह से गुस्साए मोरक्को के कई फैंस ने अर्जेंटीना टीम के खिलाड़ियों के ऊपर पानी की बोतलें फेंकी और ग्राउंड पर पटाखे फेंके गए। खिलाड़ियों को डराने के लिए पटाखे आए कैसे ग्राउंड में? ऐसे हालात में ओलंपिक का आयोजन शांतिपूर्वक कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है। अब देखिए कि फ्रांस ने कैसे हंगामे और नारेबाजी का गोल्ड मेडल जीता। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक से पहले यहां इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन वाला टेंशन भी है। यह स्टेडियम के अंदर की तीसरी तस्वीर है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जब फिलिस्तीनी समर्थक एक मैच के दौरान इजराइल के विरोध में नारे लगाते दिखे, इजराइल के राष्ट्रगान का मजाक उड़ाया, इजरायली राष्ट्रगान के दौरान हूटिंग की। इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों के साथ फैंस की बहस भी हुई। लेकिन पांचवा जो गोल्ड मेडल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आप देखिएगा। पांचवा जो दिखावे का गोल्ड मेडल है, ये देखिए, पानी की डुबकी वाला मेडल। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजित समिति ने इसे ओलंपिक इतिहास का सबसे ग्रीन ओलंपिक बनाने का वादा किया। वादे के मुताबिक इस बार खेल से होने वाले कार्बन उत्सर्जन लंदन 2012 और रियो 2016 के मुकाबले आधा रहेगा। ये खेल उसी पेरिस शहर में आयोजित हो रहे हैं जहां 2015 में विश्व के नेताओं ने दुनिया के तापमान को करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास करने पर सहमति जताई थी। अपने दावे को सही साबित करने के लिए तब पेरिस में दिखावे वाली तैराकी भी की जा रही है। हमारे पास इससे जुड़ी 2 तस्वीरें हैं। पेरिस की मेयर जो है एनी हिडाल्गो सीन नदी में डुबकी लगाकर यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नदी प्रदूषित नहीं है, सुरक्षित है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई कि इस नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। वहीं फ्रांस की मंत्री ने भी मेयर की राह पर चलते हुए सीन नदी में तैराकी की और उन्होंने भी वही संदेश देने की कोशिश की। असल में सीन नदी में प्रदूषण के कारण ही तैराकी पर 100 वर्षों से अधिक समय से प्रतिबंध है। लेकिन इस बार ओलंपिक के दौरान नदी के खुले पानी में तैराकी कराने के लिए अरबों रुपए साफ सफाई में खर्च किए गए। तो आपने देखा फ्रांस में क्या हालात हैं। बड़ा चिंताजनक तस्वीरें वहां से आ रही हैं। और एक और बड़ी चिंताजनक तस्वीर वहां से आई है, वो है एक महिला के साथ, कल ऑस्ट्रेलियाई मूल की महिला है जिनके साथ खबर आई कि गैंग रेप हो गया है। सीसीटीवी का कुछ फुटेज भी सामने आया है जिसमें जो आरोपी हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए जरा फ्रांस की हालत क्या है। अलग अलग गोल्ड मेडल इनको मिल चुके हैं। पहला असुरक्षा का गोल्ड मेडल है। जो भी लोग फ्रांस गए हैं वो कितने सुरक्षित है, इसके वीडियोस आपने अभी देखे। दूसरा है अराजकता का गोल्ड मेडल। इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल फ्रांस की पुलिस को विशेष तौर पर मिलना चाहिए। तीसरा बदइंतजामी का गोल्ड मेडल। इसकी वजह क्या है ये हमने आपको अभी दिखाई, इसकी भी अपनी कहानी है। चौथा है हंगामा और नारेबाजी करने का गोल्ड मेडल, जो ग्राउंड से तस्वीरें सामने आई थी। और पांचवा है दिखावे का गोल्ड मेडल। इसमें फ्रांस के खेल मंत्री खुद हिस्सा ले रहे हैं, गंदी नदी को साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन अब खबर एक ऐसे चक्रव्यूह की जिसमें लोग घुसते तो हैं मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन अभिमन्यु की तरह अंदर फंस के रह जाते हैं और घाटा उठाए बगैर वापस नहीं निकल पाते हैं। हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं। आजकल आप जिसे देखेंगे वो शेयर बाजार में निवेश की बात कर रहा है। आम लोगों को निवेशक बनाने में सोशल मीडिया की रील्स का बड़ा योगदान है। इन रील्स में आने वाले लोग यही कहते हैं कि सारे टारगेट हिट हो रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई काम धाम नहीं है, शेयर बाजार रोज उनके सपने पूरा कर रहा है। लेकिन ये इन रील्स का पूरा सच नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले एक रील देखिए, फिर आपको सेबी की एक नई रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की आंखें खोल देगी। कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिल जाए 10-20 करोड़ सीधा डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, कोई काम धाम नहीं,
सुबह को 9 बजे उठ रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, 1-2 बटन दबा रहे हैं, 3-4 इंडिकेटर लगा रहे हैं, कोई काम धाम नहीं, और पैसा इतना कमा रहे हैं, कोई कमी नहीं पड़ रही है, सारे टारगेट हिट हुए जा रहे हैं, और साल में 3 बार ITR भर रहे हैं, और ब्रोकर सब पीछे पड़े हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर लो। टैक्स इतना भर रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले लेने से मना कर रहे हैं, कोई काम धाम नहीं, और ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं तो ऑपरेटर डरे जा रहे हैं, न्यूज वाले दूसरा हर्षद मेहता बता रहे हैं, और भैया एडिटर नए नए गानों पे, फेमस गानों पे हमारी रीलें बना रहे हैं, और खुद भी फेमस हो रहे हैं, हमें भी फेमस कर रहे हैं, उनके भी 10-20 हजार फॉलोअर बढ़े जा रहे हैं। तो क्या आप भी देखकर ऐसे रील देखकर शेयर मार्केट से फटाफट पैसे कमाना चाहते हैं? हालांकि ये साहब रील से ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, क्योंकि रील का भी एक गेम है। इंस्टाग्राम रील को जब आप दुबई से जाके अपलोड करते हैं तो वो मोनेटाइज हो जाती है। भारत में अभी वो फीचर सेलेक्टेड है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर खरीदते हैं और उसी दिन उसे बेचकर मुनाफा कमाने की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग यानी जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन बेचने वाले 70% लोग घाटे में रहते हैं। और ये कोई अनुमान नहीं बल्कि सेबी की नई स्टडी का फलसफा है। इसीलिए अगर आप ये काम करते हैं तो सत्ता की शेयर वाली पूंजी देखिए, फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। सेबी ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान निवेशकों पर एक स्टडी की। इस स्टडी में दावा किया गया कि 2023 में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 70% से ज्यादा निवेशक घाटे में रहे, यानी हर तीसरा निवेशक घाटा उठाता है। सोचिए फिर फायदा किसको होता है, हम आपको बताएंगे। इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2023 में इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले रियल निवेशकों की संख्या में 300 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है बढ़ोतरी हुई है, यानी नए लोग शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। अब यह जवाब फायदा किसको होता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? ब्रोकरेज फर्म्स को। सोचिए, और आप कितना टैक्स देते हैं ये भी सोचिए। इस स्टडी में एकेडमिक जगत से लेकर ब्रोकर्स और मार्केट एक्सपर्ट शामिल हैं। सेबी का दावा है कि उनकी स्टडी से ट्रेडर्स जागरूक होंगे और बेहतर तरीके से निवेश कर पाएंगे। वैसे इस स्टडी में ये बातें भी हैं कि जो निवेशक एक वर्ष में 500 से ज्यादा बार खरीदते बेचते हैं उन्हें 80% ट्रेड में नुकसान हुआ है। घाटे में रहने वाले निवेशक ने फायदा में रहने वाले के मुकाबले ज्यादा ट्रेड किया है। घाटे में रहने वाले निवेशक ने घाटे का 57% ट्रेडिंग कॉस्ट यानी ट्रेडिंग की अलग अलग फीस और चार्ज के रूप में खर्च किया है। मुनाफा कमाने वालों ने मुनाफे का केवल 19% ट्रेडिंग कॉस्ट के रूप में खर्च किया। मतलब जो घाटा सह रहा है वो ज्यादा खर्च कर रहा है और जो मुनाफा कमा रहा है उसकी ट्रेडिंग भी कम है और खर्च भी कम है। मोटा मोटा अगर आपको बता दें तो सीधे है कि आप इन्वेस्टर बढ़िए, वो भी 5 साल, 10 साल, 3 साल के लिए। रोज रोज खरीदेंगे, बेचेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ब्रोकरेज फर्म का फायदा होगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए जो शेयर मार्केट आपको मुनाफा कमाने का शॉर्टकट लगता है वो दरअसल 70% लोगों की जेब खाली करता है। बावजूद इसके हकीकत यह है कि पिछले 5 वर्षों में शेयर मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2018-19 में देश में 3.6 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। 2023-24 में यह करीब 5 गुना बढ़कर करीब 15.1 करोड़ हो गए। 2019 के इंट्राडे ट्रेडर्स यानी उसी दिन शेयर खरीद कर बेचने वालों की संख्या 15 लाख थी, जो 2023 में 69 लाख हो गई है। 2019 में 30 वर्ष से कम उम्र के निवेशकों की संख्या करीब 18% थी। 2023 में युवा ट्रेडर्स की संख्या 48% हो गई है। इक्विटी सेगमेंट में शेयर खरीदने बेचने वाले 3 निवेशकों में से 1 निवेशक इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। हालांकि इस सब के बावजूद एक सच ये भी है कि तमाम घाटों के बीच जनवरी 2024 में 46.8 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले थे। वैसे पिछले वर्ष भी सेबी ने इसी तरह की एक स्टडी की थी जिसमें देखा गया था कि 10 में से 9 रिटेल निवेशक जो F&O सेगमेंट में निवेश करते हैं इन्हें घाटा हो रहा है। इस स्टडी में सामने आया था कि 90% एक्टिव निवेशक को इस दौरान औसतन 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सेबी की स्टडी पर अगर कोई मीम बने तो वो कुछ ऐसा हो सकता है। देख रहे हैं आप, देख रहा है विनोद, मुनाफा कमाने आए थे और नुकसान उठाकर जा रहे हैं। जी, शेयर बाजार नियामक सेबी की ओर से ये जो रिपोर्ट आई है ये बताती है कि इंट्राडे में ट्रेड करने वाले 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है। सेबी की ओर से ये जो रिपोर्ट है ये साल 2018-19 से 2022-23 के दौरान
का जो समय है इसमें अध्ययन किया गया है। देश के 10 बड़े ब्रोकर्स के क्लाइंट्स पर यह अध्ययन किया गया है और ये बताता है कि जिस चीज़ को लेकर चिंता थी, लगातार ये माना जा रहा था कि लोगों की लत पड़ रही है, वो अपने सेविंग्स का पैसा निकाल के, अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल के और ट्रेडिंग में जा रहे हैं, वो चीज़ सही साबित हुई। इस स्टडी में ये पता चला है। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना जानना ज़रूरी है, वो ये कि ये पता चला है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, करीब 48% ट्रेडर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है। अब आप ये समझिए कि 30 साल के लोग वो लोग हैं जिनकी या तो नौकरी अभी अभी शुरू हुई है, जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है, या जो अभी स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के या उसके बाद के स्टूडेंट्स होंगे, रिसर्च के स्टूडेंट होंगे, जो ये इस तरीके की गतिविधियों में हैं। वॉरेन बफे अक्सर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो नौसिखिया होता है वो शेयर में तब इन्वेस्ट करता है जब शेयर ऊपर भाग रहा होता है, और जो समझदार होता है वो शेयर जब नीचे गिर रहा होता है तब उसमें इन्वेस्ट करता है। ये वॉरेन बफे का कहना है। शेयर बाजार पर सत्ता की ये कुंजी को आपको ये समझाने के लिए थी कि बाजार दूर से जरूर सुनहरा लगता है, लेकिन उतना सुनहरा है नहीं। वैसे मोदी 3.0 में सोना खरीदने वालों के लिए गोल्ड टाइम है। बजट में सरकार की ओर से सोना और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान के बाद सोना और चांदी लगातार सस्ते हो रहे हैं। सरकार ने ऐलान किया था कि सोना और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 10% से 6% कर दिया गया है। इसके बाद से सोना 4,000 रुपए तक सस्ता हो गया। वहीं चांदी में का जो भाव है उसमें भी बड़ी गिरावट आई है। इसके अलावा हूटर बच गया है। बताइए अब क्या करें। खैर, अभी दीजिए इजाजत। हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। नमस्कार।